8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hello everyone, I am Dr. Preeti. हेलो। आज मैं फिर आप लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ आज एक नए तरह की विषय पे बात करने के लिए, और हमारे साथ बहुत सारे विषय विशेषज्ञ भी जुड़े हुए हैं जो साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ की फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं आप सबकी तरफ से मैं सबको हेलो भी कह रही हूँ और वेलकम भी कर रही हूँ। और आज का जो विषय है वो है ओसीडी। आजकल आपने देखा होगा कि ये टर्म बहुत इजीली यूज होता है कि सामने वाले को ऑब्सेशन हो रहा है, कंपल्शन हो रहा है। और आज जो पेंडेमिक की स्थिति है, ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा कि काफी सारे लोगों को ऐसा लगने लगा है, या काफी सारे लोगों को ऐसे लोग कहने लगे हैं कि उनके संग ओसीडी की प्रॉब्लम हो रही है। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत सारे विषय विशेषज्ञ जो आपको ओसीडी के बारे में और ज्यादा जानकारी देंगे। और मैं चाहूंगी कि जो भी विषय विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अपना एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन भी दें, और इंट्रोडक्शन के बाद वो हमारे प्रश्नों का उत्तर दें। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी रीति जी से। रीति जी, आप अपना कैमरा स्विच ऑन कर लें तो अच्छा रहेगा। और आप हमें बताएं ये ओसीडी होता क्या है, क्योंकि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है और जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ओसीडी होता क्या है। तो मैं चाहूंगी कि आप इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करें। पहले आप अपना एक स्मॉल सा इंट्रोडक्शन भी दे देंगे। Okay. Myself, Riti Kumari. I am a university professor.
I am in the constituent unit in Patliputra University and teaching psychology. And plus, I am a clinical psychologist. I did my MPhil from CIP, Ranchi, and I am registered practitioner from RCI. So this is my short introduction. हम लोग बात करना है अभी ओसीडी पे। ओसीडी को जो हिंदी में कहते हैं वो मनोग्रसित बाध्यता कहते हैं। यानी ये जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, यह एक ही स्पेक्ट्रम के दो सिम्टम्स होते हैं। एक ही, या तो ऑब्सेशन किसी व्यक्ति में ज्यादा हो सकता है या कंपल्सन किसी में ज्यादा हो सकता है, या दोनों ही सिम्टम्स साइड बाय साइड चलते हैं, या तो किसी में सिर्फ ऑब्सेशन हो सकता है, ऐसा भी होता है। तो पर ज्यादा ये कोएग्जिस्ट करते हैं। और ऑब्सेसिव कंपल्सिव में जो है बार बार कोई ऐसे विचार या कोई इंट्रूसिव थॉट या कोई इमेज जो बार बार व्यक्ति के मन में आते हैं और व्यक्ति को लगता है कि यह बिल्कुल वियर्ड है, एब्सर्ड है, बेकार है, इलॉजिकल है, पर फिर भी उसका कंट्रोल उस पर, उन थॉट को रिपीटिशन पे नहीं हो पाता। वो बार बार इन चीजों को, अंकों को दोहराते हैं, इमेजेस बार बार कोई चीज के आते हैं, और ये जब बार बार ऐसे थॉट इंट्रूड करते हैं उनके दिमाग में तो उनको एंजाइटी होती है। और जब ये एंजाइटी बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो अपने को किसी एक्ट में इन्वॉल्व करते हैं, बिहेवियरल साइड, ठीक है, और वो कोई ऐसा एक्ट करते हैं जिससे उनको उस टेम्पररी जो एंजाइटी हो रही है उससे रिलीफ होता है। और ये धीरे धीरे क्या होता है, ये एक साइकिल डेवलप हो जाता है और ये साइकिल फिर कंटिन्यूअस हो जाता है। मेनी टाइम्स दे रिपीट द थॉट एंड एक्शन, और ये कंप्लीट एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के साइकिल मेंटेन हो जाते हैं। और ये काफी प्रॉब्लम देता है लोगों को, काफी टाइम टेकिंग होता है, उनका पर्सनल, सोशल, इमोशनल सारा लाइफ जो है हम पर होता है, उसमें बहुत सारी कठिनाइयां आने लगती है। तो और ऑब्सेसिव जो है ये थॉट लेवल पे होता है और कंपल्सिव जो है इसका बिहेवियरल इम्पैक्ट है, ये बिहेवियरल साइड में होता है। तो ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है ओसीडी कंपल्सिव डिसऑर्डर। बहुत बहुत धन्यवाद रीति जी। आपकी बातों से मुझे ये समझ में आया कि जब व्यक्ति का अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रह जाता, एंजाइटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो कहीं ना कहीं एंजाइटी उसके एक्शन में डिस्प्लेस हो जाती है। और ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंजाइटी के कारण ही शायद ये ओसीडी के सिम्टम्स होते हैं। अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को ओसीडी है? मैं जानना चाहूंगी गीता जी से जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गीता जी, आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दें और हमें बताएं कि अगर हम लोग एनलिस्ट करना चाहें सिम्टम्स को तो किस तरह से कर सकते हैं। गीता जी। Good evening, Geeta Gosai, rehabilitation psychologist as well as a school counselor associated with the school children for more than 10 years. Wow. And Welcome, mental health ma'am. Welcome, professional ma'am. also dealing with children and adults regarding various psychological issues as well as learning impairment and other problems. I agree with ma'am, as ma'am has brought out about vicious cycle in OCD and obsession and compulsion. So देखिए OCD के symptoms हम सब का cognition level पे जो हमारे thoughts होते हैं, feelings होते हैं, emotions उससे generate होते हैं और actions होते हैं। तो हम सब के अंदर कभी-कभी कुछ thoughts बार बार आते हैं, लेकिन OCD किसी पर्सन को है, ऑब्सेशन है, ये तब डायग्नोज होता है जब ये सिम्टम्स उसके सोशल फंक्शनिंग, उसके ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग, उसकी पर्सनल लाइफ, उसके ओवरऑल फंक्शनिंग पे और उसकी हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट करने लगते हैं। तो ओसीडी एक ऑब्सेशन और ऑब्सेसिव थॉट से जो एंजाइटी क्रिएट होती है, उस एंजाइटी को ओवरकम करने के लिए, रिलीफ के लिए वो कंपल्सिव एक्शन करने लगता है पर्सन। इसमें सिम्टम्स होते हैं कि एक्सेसिव फियर ऑफ कंटेमिनेशन, कि मैं बीमार हो जाऊंगा,
इसलिए मुझे हाथ धोना है। और फिर एक ऐसी कंडीशनिंग हो जाती है कि जहाँ कोई गंदगी दिखती है या जहाँ भी कोई डर्ट होती है तो वो पर्सन अपने आप हाथ धोने लगता है, और फिर वो उस फ्रीक्वेंसी है काफी काफी देर तक हाथ धोते रहते हैं। एंड दे नो कि इट इज इरेशनल, ये इरेशनल है, इसको वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये थॉट का कोई रैशनैलिटी नहीं है, फिर भी वो इतना वॉलेंट्री हो जाता है, उनके कंट्रोल में नहीं होता है, और कंफ्यूजन हो जाता है कि वो रिलीफ के लिए उस एक्शन को बार बार करते रहते हैं। या फिर उनके अंदर ऐसा कोई डर हो आ जाता है कि जैसे कि वायलेंस का, वायलेंट थॉट्स कि मैं किसी को मार रहा हूँ, मैंने किसी को चाटा मार दिया, या स्पिरिचुअलिटी और मॉरल वैल्यूज को लेके कि उनको पता है कि ये ठीक नहीं है और वो उसको कंट्रोल करना चाहते थॉट्स को, बट बार बार वो इमेज उनके माइंड में आती है। कभी उनके माइंड में ऐसी इमेज आ गई कि सेक्सुअलिटी को लेके कोई नेकेड इमेज आ गई, या भगवान को गाली दे दी। अब उनको पता है कि ये ठीक नहीं है, तो उसको लेके गिल्ट होता है, और उस गिल्ट को, वो जो एंजाइटी क्रिएट होती है, तो उसके रिस्पॉन्स में वो अलग अलग एक्शंस, जैसे कोई वो कुछ बोलने लगते हैं या कुछ ऐसे एक्शंस करने लगते हैं उस एंजाइटी को ओवरकम करने के लिए, टैपिंग करना, काउंटिंग करना, या कुछ मंत्र बोलना, या कुछ भी इररिलेवेंट काम करने लगते हैं। या फिर चीजों को ऑर्डर में रखना, अगर चीजें कहीं भी उनको कुछ ऐसा दिखता है तो लगता नहीं ये प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, और वो उसको बार बार अरेंज करते रहते हैं। तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छे पॉइंटर्स गीता जी, आपने बहुत अच्छे पॉइंटर्स बताए। मुझे एक सवाल आपसे पूछना था, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। जैसा कि अभी कोविड-19 की पेंडेमिक की स्थिति चल रही है और हम लोगों को कहा गया है कि रेगुलरली हाथ धोइए। क्या अगर हम लोग रेगुलरली हाथ धो रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि हमें ओसीडी हो गया है, या उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है? तो मैं चाहूंगी कि गीता जी के साथ साथ हमारे संग जुड़ी हुई है पारुल जी, वो भी अपना अगर मत देंगी इस बीच में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। गीता जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, उसके बाद मैं चाहूंगी कि पारुल जी भी बताएं कि हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ये रेगुलर हैंड वॉशिंग में और ओसीडी वाली हैंड वॉशिंग में, कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? ऐसा हम हर पर्सन के माइंड में एक फिल्टर होता है, जो फिल्टर ये रिकॉग्नाइज कर पाता है कि ये ऑब्सेशन है, या जिसको हम अवेयरनेस कहते हैं, अवेयरनेस का हमारे एक लेवल होता है, तो वो फिल्टर इस चीज को बहुत आसानी से रिकॉग्नाइज करता है एक नॉर्मल केस में कि ये ऑब्सेशन है या ये एक नॉर्मल प्रोसेस है किसी सिचुएशन को लेके। अब कोविड-19 पेंडेमिक, दिस इज वायरस, और ये वायरस कितना स्ट्रॉन्ग होता है, इससे हम प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, उसमें हैंड वॉश मेन हाइजीन में आता है, और उसके लिए एजुकेट किया गया है बच्चों को, बड़ों को, सबको। तो इसका ओसीडी, अगर ये हैंड वॉशिंग ऐसा हो जाए कि ये ऑब्सेशन के, एक होता है कि हमें पता है कि हमें there is no compulsion, we are cleaning our hands, washing our hands, okay, we are aware, our filter can recognize it कि हमें frequently hand wash करना है। एक होता है कि हमारा कंपल्शन है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और हमें एंजाइटी क्रिएट हो रही है, उसमें हमारे साइकोलॉजिकल कंसर्न्स आ रहे हैं, हम एक्सेसिव एंशियस हो रहे हैं, वो साइकिल बन रहा है हमारा, कंडीशनिंग हो रही है कि एंजाइटी और हैंड वॉशिंग का। तो वो कुछ ऐसा है जो नॉर्मल से हट के है और हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो डिफरेंस हो जाता है यहाँ पे। एक है कि हम अवेयरनेस के साथ वो कंट्रोल को कर रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं, तो दिस इज द डिफरेंस। यानी यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस है, हम कह सकते हैं कि इसमें एक मेजर डिफरेंस है
कि जब हम लोग अभी पेंडेमिक के दौरान बार बार हाथ धो रहे हैं, तो हम लोग अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान में रख के हाथ धो रहे हैं। डेफिनेटली एंजाइटी है, लेकिन एंजाइटी मैनेजेबल है। लेकिन जब हमारी एंजाइटी कंट्रोल से हट जाती है, तो हम कहेंगे कि वो ओसीडी है। पारुल जी, मैं जानना चाहूंगी आपसे भी। पारुल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पारुल जी, आप भी बताएं कि आप क्या सोचते हैं कि क्या सिम्टम्स हैं और कैसे हम ओसीडी को डायग्नोज कर सकते हैं। पारुल जी। गीता जी, मैं आपके पास फिर दोबारा आती हूँ। हाँ जी, तो गीता मैम ने काफी क्लियर कर ही दिया है कि जनरली अच्छा ओसीडी होगा में अगर आप अपना वीडियो भी ऑन कर लेंगे। ओके मैम, नाउ कैन यू सी मी? यस, वेरी वेल। ओके, सो गीता मैम ने काफी हद तक क्लियर कर ही दिया है कि ओसीडी में क्या होता है कि हमें बार बार थॉट्स आते हैं एंड दे आर ऑब्सेसिव थॉट्स। उनका नेचर इंट्रूसिव होता है, परसिस्टेंट होता है, और वो हमें हमारी बाकी की एक्टिविटीज में इंटरफेयर करते हैं। हमें बार बार जैसे थॉट्स आता है तो हम काम नहीं कर पाते हैं, हमारा वर्क लाइफ इफेक्ट हो जाता है, हमारा सोशल लाइफ इफेक्ट हो जाता है, हमारे डिफरेंट एरियाज, हमारा सेल्फ केयर इफेक्ट हो जाता है। तो दीज आर द एरियाज व्हिच एक्चुअली गेट इंटरफेयर्ड एंड गेट कॉम्प्रोमाइज्ड, whereas in simple anxiety which is there in the COVID, I believe this particular anxiety is not that interfering, इतना हैम्पर नहीं करती है हमारी सोशल लाइफ को, हमारी सेल्फ केयर को, हमारी वर्क, एजुकेशनल, स्कूल लाइफ को। यहाँ पे सिंपल एंजाइटी होती है और हम रेजिस्ट फिर भी कर पाते हैं, 1 या 2 बार या 3 बार मैक्सिमम हाथ धो लेंगे, लेकिन हम सेटिस्फाइड होते हैं कि हाँ ठीक है, अब मैंने हाथ धो लिया। whereas a person who is having OCD will consistently wash his hands until and unless he gets the idea कि ठीक है, मैंने अब मेरे हाथ धुल गए हैं। तो वो थॉट बार बार आता है और इंट्रूसिव होता है। नॉर्मल एंजाइटी में इतना इंट्रूसिव थॉट नहीं होता, यू आर एबल टू कैरी आउट अदर एक्टिविटीज, यू डोंट गेट स्टक ऑन वन थिंग। This is what I believe. Okay, thank you पारुल। हमारे साथ जुड़ी हुई है इंदु जी। मैं इंदु जी से जानना चाहूंगी, जैसा गीता जी ने कहा, रीति ने कहा, पारुल ने कहा, इन मैम लोगों ने जैसे बताया कि ओसीडी एक ऐसा डिसऑर्डर है जहां पर हम लोग वो काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं या हमारा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता, और एंजाइटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि कहीं ना कहीं हमारे एक्टिविटीज में भी वो डिस्प्लेस होने लगती है। तो जब इस तरह के कोई व्यक्ति हमारे पास आता है, क्योंकि हम लोग सब मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि इस व्यक्ति को ओसीडी है? तो इंदु जी, मैं जानना चाहूंगी कि जब हम लोग इसको डायग्नोज करें तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या कोई डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती है ओसीडी की या नहीं? इंदु जी। इंदु जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें पहले तो। और हमारे साथ शिव ज्योति जी भी हैं, शिवा ज्योति जी भी हैं। आप चाहें तो आप भी आंसर कर सकते हैं। शिवा जी। आप लोगों में से कौन आंसर करने जा रहा है? शिवा जी या इंदु जी, कौन करने जा रहा है आंसर? शिवा ज्योति जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? आई थिंक वो लोग हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। हमारे संग जुड़ी हुई हैं आर्मी वाली, आई डोंट नो हर नेम, जिनका नाम का यहाँ पे डिस्प्ले में आर्मी तेजोशी दिख रहा है। चलिए, मैं ये क्वेश्चन गीता जी से अगेन पूछना चाहूंगी। गीता जी हैं, रीति जी हैं, शिव ज्योति जी हैं, जिसका भी जो भी यहाँ अवेलेबल है वो हमें बता सकता है कि जब हम लोग डिफरेंशियली डायग्नोज करें इस तरह के लोगों को, तो कैसे कर सकते हैं? जी, डायग्नोसिस के केस में डायग्नोज करते हैं, सबसे पहले तो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को, जैसे कि उसके थॉट्स को, क्या थॉट्स आ रहे हैं, ऑब्सेशन का लेवल क्या है, वो थॉट्स कैसे इंटरफेरेंस कर रहे हैं, कैसा फीलिंग्स कैसी हैं, एक्शंस कैसे हैं, क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं, कितने फ्रीक्वेंट हैं, इज इट ऑब्सेसिव, इज इट कॉजिंग कंपल्शन, और कैसा फील कर रहे हैं, इमोशंस क्या हैं, एक्शंस क्या हैं,
और डायग्नोस्टिक स्टेटिस्टिकल मैनुअल में जो ओसीडी के सिम्टम्स है, जो कि रिसर्च में भी प्रूव हुआ है कि काफी हद तक ओसीडी को क्लियरली डायग्नोस किया जाता है DSM-5 के जो क्राइटेरिया है उसके बेस पे। तो उस क्राइटेरिया से हम स्क्रीनिंग करते हैं। इसके अलावा हम फिजिकल सेंसेशंस भी देखते हैं कि फिजिकल सिम्टम्स क्या एसोसिएटेड होते हैं। अब जैसे कि फिजिकल सिम्टम्स में हमें ऑडिटरी जो प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें हमें नॉइजेस सुनाई देती हैं कि विस्पर कोई कर रहा है, कोई आवाज आ रही है, या ऐसा फील होता है कि बहुत ज्यादा मुझे गंदगी लग रही है, रेस्टलेसनेस लग रही है, और स्किन में बर्निंग, ईचिंग, इस टाइप के सेंसेशंस होते हैं। विजुअल इमेजेस आने लगती हैं। साइकोटिक सिम्टम्स, मतलब जो कि रिलेवेंट नहीं है, जो चीजें एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, उस टाइप के हमारे फिजिकल सिम्टम्स आने लगते हैं बॉडी में। या फिर डायग्नोस्टिक, या पहले मैंने बता दिया साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पर्सन एश्योरेंस चाहता है बार बार कि अगर उसका कहीं जैसे ये कंटेमिनेशन वाला पॉइंट है कि अगर पास से भी गुजर गया वो पर्सन जहाँ पे कुछ गंदगी पड़ी हुई है, तो वो बार बार पूछेगा कि जो मैंने इस ओसीडी के केसेस डील किए हैं या जो भी लोग आए हैं, तो उसमें से कुछ केसेस मैंने ऐसे देखे कि वो बहुत फ्रीक्वेंटली और बहुत टाइम तक ये क्वेश्चन करते रहते कि क्या इससे कुछ होगा तो नहीं, मैं वहां से गुजर गया, मेरा पैर इस पे पड़ गया, कुछ होगा तो नहीं, मैंने धो लिया, या मैं बाथरूम गया, मुझे ये फील हो रहा है फिजिकल सिम्टम्स में कि टॉयलेट मेरे यहाँ पे लग गई और मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो साइकोलॉजिकल स्टेट, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, एक्शंस, diagnostic criteria as per diagnostic statistical manual, and physical sensations, all these help to make a diagnosis if the person is undergoing ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अदरवाइज कुछ और भी जो हमारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, कंडक्ट डिसऑर्डर है, जैसे हमारा एंजाइटी डिसऑर्डर है, या कई बार हेयर पुलिंग एक्सेसिव, या कुछ एक्शंस हम एक्सेसिव, कई लोग बाल बनाते रहते हैं बहुत ज्यादा, काफी देर तक बनाते रहते हैं, इस तो टाइप क्या के कुछ गीता जी सॉरी मैं आपको फिर इंटरप्ट कर रही हूँ। क्या मैं ये जानना चाहूंगी कि डिफरेंशियली जब हमें डायग्नोस करना होता है तो किन के संग जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ओसीडी है या नहीं है? रीति जी भी मैं थोड़ा हमारे इस पे पुट ऑन करूं? हाँ, रीति जी भी बताना चाह रही थी। रीति जी आप बताएं कि कैसे हम लोग डिफरेंशियली हाँ, मैं थोड़ा डायग्नोसिस पार्ट में बता रही हूँ। एज अ साइकोलॉजिस्ट हम लोग क्या करते हैं, पहला अगर कोई पेशेंट आता है तो उसका हम लोग इंटरव्यू लेते हैं डिटेल, उसका मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं, और एज अ साइकोलॉजिस्ट हम उनको कुछ साइकोलॉजिकल टूल के आधार पे, बेसिस पे हम डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम उनका अटेंशन कंसंट्रेशन लेवल चेक करते हैं। दूसरा कि हम साइकोलॉजिकल टूल में उनके एंजाइटी लेवल को असेस करते हैं। उसके बाद हम रॉशार्क डायग्नोस्टिक टूल जो है उसको असेस करते हैं। उसमें बहुत क्लियर पिक्चर आ जाते हैं, बिकॉज दिस इज द प्रोजेक्टिव टेस्ट, तो उसमें बहुत क्लियर कट पिक्चर आ जाते हैं ओसीडी के। उसके बाद हम उसके कुछ डायनेमिक इश्यूज हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स है, तो उसके लिए हम जो है टीएटी को यूज करते हैं, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट। और उसके साथ साथ हम अदर प्रोजेक्टिव टेस्ट में डीएपीटी, ड्रॉ पर्सन टेस्ट, इसको यूज करते हैं। और इसके आधार पे हम डायग्नोसिस करते हैं कि ऑब्सेसिव थॉट्स ज्यादा हैं, कंपल्सिव हैं, नेचर ऑफ थॉट्स कैसे हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है। और जहां तक डिफरेंशियल डायग्नोसिस का सवाल है, तो खास कभी कभी डिप्रेशन के कंबाइंड होते हैं, कोमॉर्बिड जो कंडीशन होते हैं वो डिप्रेशन भी हो सकते हैं, या ट्रिकोटोलोमानिया जो अपने बाल को खींचना, तो ये भी देखा गया है। तो ये सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जाते हैं। दूसरा, अगर मैं थोड़ा सा कंसाइज करूं सिम्टम्स को, एकदम कंसाइज, तो कुछ जो
ऑब्सेसिव सिम्टम्स हैं वो, पहला कि शरीर की गंदगी, जो जर्मोफोबिया है वो बहुत होता है उनमें। उसके बाद उनको ऑर्डर में या स्वच्छता या सटीकता, एकदम सटीक होके रखना चीजों को, वो ऑर्डरली होता है ऑब्सेसिव लेवल पे। दूसरा, बुरे विचार को सोचने या शर्मिंदगी महसूस करना, कि ऐसा सोच रहे हैं तो शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं, गिल्ट हो रहा है, और फिर वो उसको करने के लिए कुछ कंपल्सिव बिहेवियर करते हैं। उसके बाद फ्यूचर के लिए बहुत डरे होते हैं, उनको लगता है कुछ गलत हो जाएगा, तो ये डर उनमें हमेशा, भय, डाउट, भ्रम, ये सारी चीजें बहुत होती हैं। बहुत ओवर सेंसिटिव होते हैं, नेचर थोड़ा इंट्रोवर्ट होता है, इंटरनलाइज करते हैं सारी चीजों को। तो ये सारे जो है ऑब्सेसिव सिम्टम्स हैं। कंपल्सिव सिम्टम्स जो मेन है वो है बार बार हाथ देना, वॉशिंग हैंड 100 टाइम्स करेंगे। घर से बाहर निकले, लॉक है कि नहीं तो उसको 100 टाइम्स चेक, लॉक को चेक करना, या कपड़े को बार बार पहना तो जिप को बार बार चेक करना कि जिप लगा है कि नहीं। कोई अगर लाइट है, उपकरण है, तो उसको बार बार जांचते हैं, या वस्तुएं बहुत एकत्रित करते हैं। तो बच्चों में अगर होता है तो वो क्या करते हैं, अपने बुक सेल्फ पे हमेशा अरेंज करते रहेंगे बुक्स को, या अंदर जाएंगे बाहर जाएंगे, तो अपना होमवर्क टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते। तो ये सिम्टम्स है। और साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो हमने बताया, इस तरह एक साइकोलॉजिस्ट उसको असेस करता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। बहुत अच्छा आपने बताया कि बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन इसी ने मुझे एक और क्वेरी हमारे अंदर जनरेट की। मैं ये जानना चाहूंगी कि मान लीजिए हमारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें हमें लग रहा है कि इस तरह के सिम्टम्स हैं, और वो बार बार हाथ धो रहा है, या ऐसे विचार रखता है जहां पर उसको हेल्प की जरूरत है, तो मुझे किसके पास जाना चाहिए? मैं कहूंगी कि पहले हॉस्पिटल सेटअप में जाना चाहिए जहां तीनों लोग हों, क्योंकि हम जानते हैं कि ये स्ट्रेस डायथिसिस मॉडल आजकल बोलते हैं कि तीनों चीज का इन्वॉल्वमेंट है, ऑर्गेनिक फैक्टर, आपके जो साइकोलॉजिकल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, तो ये तीनों का जहां है, इसलिए यूजुअली जो हमारी ट्रेनिंग होती है एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो या वहाँ तीनों लोग के पढ़ाई होती है। तो इसके लिए भी पहले साइकेट्रिक क्यों, ऑर्गेनिक कुछ उनके बायोकेमिकल डिस्टर्बेंसेस हैं, क्या उनका सेरोटोनिन कम है, डोपामिन बढ़ा हुआ है, तो ये उनके जो टेस्ट होते हैं उससे आते हैं। क्या न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम है, क्योंकि देखा गया है कि ऑब्सेसिव थॉट्स में जो बेसल गैंग्लिया है और फ्रंटल लोब, इसमें जो है डिस्टर्बेंसेस होते हैं, और कंपल्सिव में कॉर्टेक्स न्यूक्लियस जो है वहां उस लेवल पे डिस्टर्बेंसेस आते हैं। तो ये न्यूरो साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग और प्लस बायोकेमिकल फंक्शनिंग, इसको हम असेस करते हैं थ्रू टेस्ट, मेडिकल टेस्ट। उसके बाद यानी जब आते यानी हैं तो रीति जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम लोग इसकी डायग्नोसिस करते हैं तो केवल साइकोलॉजिस्ट ही नहीं बल्कि न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिकल जो बिल्कुल टूल्स हैं उनका भी यूज किया जाता है, साथ साथ साइकोलॉजिकल। बिल्कुल हमारे बिल्कुल। संग इंदु जी, सिमरन, नेहा, पारुल और शिव ज्योति जी भी हैं। मैं उन लोगों से जानना चाहूंगी कि जब हम लोग ओसीडी को डायग्नोस करते हैं तो एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हम उनको कैसे मदद कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट प्लान होता है? रिद्धि जी, मैं फिर आपके पास आती हूँ, लेकिन मैं जानना चाहूंगी इंदु, सिमरन, नेहा, पारुल और शिव ज्योति जी, जिन्होंने हाँ ज्वाइन हाँ। किया है लेकिन अभी तक उनसे हमारी बात नहीं हो पाई है। मैं चाहूंगी कि वो अपना इंट्रोडक्शन दें और इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें, इसमें अपना विचार व्यक्त करें कि इसका So, ma'am, ट्रीटमेंट। I'll take this question. यस यस Uh, यस पारुल। सो मैम, इसमें इसका ट्रीटमेंट जनरली यही होता है कि पहले तो हम साइको एजुकेट करते हैं पेशेंट को कि क्यों है ये बीमारी, केमिकल इम्बैलेंसेस की वजह से है, इस बीमारी में क्या क्या होता है, इस बीमारी से निकला जा सकता है, ये क्योरेबल नहीं है, ट्रीटेबल है, मैनेजेबल है, इंसान सेल्फ डिपेंडेंट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उसको अपनी मदर या अपने किसी केयर टेकर पे डिपेंड होना होगा चीजों को करने के लिए, साफ करने के लिए, सब कुछ वो अपने आप अपनी लाइफ कैरी ऑन कर सकता है। ये एक साइको एजुकेशन है। उसके अलावा हम सीबीटी यूज करते हैं जिसके अंदर हम एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी यूज करते हैं। उसके अलावा हम
थॉट स्टॉपिंग यूज करते हैं, अवर्जन टेक्निक यूज करते हैं. These are certain things that we use. We also go through relaxation therapy, JPMR, Jacobson Progressive Relaxation Therapy. वो हम देते हैं. और हम कोशिश करते हैं ऑल्टरनेट थेरेपीज के थ्रू उसको हेल्प करने के लिए. बट जो मेजर रहता है इसके अंदर, जो बेस्ट रिसर्च जो कहती है वो है एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन. ऑल्सो हम एफर्मेशंस के थ्रू, अगर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, एफर्मेशंस के थ्रू उसको अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं. ये कुछ मेजर्स हैं जो हम यूज करते हैं. यानी एज अ साइकोलॉजिस्ट हमारे पास साइको एजुकेट करने के अलावा बहुत सारी थेरेपीज हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं एक ओसीडी के पेशेंट के साथ डील करने में. बट क्या केवल साइकोलॉजिकल ही इसका ट्रीटमेंट है या और भी तरीके हैं इसको ट्रीट करने के? क्या अल्टीमेट ट्रीटमेंट, अगर मुझे एक ओवरऑल रिव्यू देना हो ओसीडी के पेशेंट को कि आपके संग क्या क्या चीजें होंगी, तो क्या केवल साइकोलॉजिस्ट हेल्प कर सकता है या थोड़ा सा मेडिकल सपोर्ट या और तरह का सपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है? इसमें मेडिसिन बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, जैसे कि एंटी एंजाइटी मेडिसिन हैं, सर्ट्रालिन, फ्लॉक्सिटिन, क्लोनिल. दीज आर द फ्यू मेडिसिन. उसके अलावा अगर मान लीजिए थोड़े से साइकोटिक फीचर्स कभी कभी आ जाते हैं ओसीडी के साथ. सम साइकोटिक फीचर्स ऑल्सो, अगर बहुत प्रोलॉन्ग्ड है ओसीडी तो कभी कभी साइकोटिक फीचर्स आ जाते हैं, तो उसके लिए हम रेस्पेरिडोन विच इज एंटी साइकोटिक मेडिसिन, हम वो देते लेकिन हैं. लेकिन मैं पारुल जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर मुझे इस तरह की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है तो क्या एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं या हमें मेडिकल प्रैक्टिशनर? हाँ, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को इस समय आई थिंक एक जो हमारा नेटवर्क है उसमें हमें किन किन लोगों को साथ रखने की जरूरत है, अगर हम उसकी बात करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा. दवाइयों का नाम बताकर मुझे लोगों को कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि अपने यहाँ मैंने देखा है कि अगर हम लोगों को नाम पता चल जाता है तो हम लोग सेल्फ मेडिकेशन पे जाने का प्रयास करते हैं. और खास तौर से अगर ओसीडी के पेशेंट को ये पता है कि इस मेडिसिन से कंट्रोल हो सकता है, तो हो सकता है कि उसको प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएं कि भाई ये दवा दी जा रही है यानी मुझे इस तरह की प्रॉब्लम है. तो क्या अगर हमें इनको ट्रीट करना है, एक अल्टीमेट ट्रीटमेंट प्लान बनाना है, तो हमें किन किन लोगों की मदद लेनी पड़ेगी? क्या केवल प्रोफेशनल्स की जरूरत है या फैमिली का भी कोई रोल होता है? तो मैं चाहूंगी कि हमारे साथ जो दीदी जी हैं या गीता जी हैं वो भी इस पे विचार व्यक्त करें कि इसमें फैमिली का क्या रोल होता है जब हम अल्टीमेट ट्रीटमेंट प्लान की बात करते हैं. फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि फैमिली एक मेन सपोर्ट है, कोर में आती है फैमिली, जो एक ट्रस्ट पर्सन के साथ, फैमिली मेंबर के साथ एक ऐसी बॉन्डिंग, फ्रेंडली बॉन्डिंग क्रिएट करना कि वो जो भी फैमिली मेंबर्स बात कर रहे हैं तो उसको वो एक्सेप्ट कर सके. सबसे पहले तो हमें एक्सेप्टेंस मोड में आना पड़ता है कि हमारा फैमिली मेंबर अगर इस चीज से सफर कर रहा है, और इसमें एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट मेथड जो होता है फैमिली उसको क्रिएट कर सकती है कि ये कैसे एजुकेट करना है मेंबर को कि हाँ ठीक है, हम सब के अंदर थॉट्स आते हैं, हम सब सोचते हैं, तो जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको हम उनसे लड़ने की कोशिश ना करके उनको जज करने, एनालाइज करने की कोशिश ना, एक अवेयरनेस डेवलप करना जो फैमिली मेंबर्स बहुत आसानी से कर सकते हैं. और फैमिली का ये बहुत बड़ा रोल भी होता है अवेयरनेस की. ओके, इट्स कमिंग, आप थॉट नहीं है, थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं, तो उसको जब, और कमिटमेंट की, हाँ हमारे लाइफ के कमिटमेंट्स क्या है, गोल्स क्या है, तो एक मोटिवेशन मिलता है फैमिली से उस गोल की तरफ एक ड्राइव लाने के लिए. तो वो हमें एक्सेप्टेंस कमिटमेंट मेथड फैमिली से बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, एक बॉन्डिंग के थ्रू, एक सपोर्ट सिस्टम के थ्रू, और एक ट्रस्ट डेवलप करना विदाउट जजिंग द पर्सन, कोई जजमेंट ना पास करके, अनकंडीशनल रिगार्ड और लव अफेक्शंस के थ्रू, कि जिससे कि वो पर्सन के अंदर इमोशनल, उसकी इमोशनल स्टेट
कैसे एनहांस होती है बिहेवियर मैनेजमेंट भी हम फैमिली में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ABCD मेथड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि फैमिली एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां बहुत अच्छे से समझा जा सकता है कि हाँ ये चीज स्टार्ट हुई तो इसका कॉज क्या था, या इसको लेके क्या बिहेवियर हुआ, कैसी फीलिंग्स आई, और फिर उनको हम कैसे डिफ्यूज कर सकते हैं। उसकी जगह पे हम और किस टाइप से सोच सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास है, और उसको लेके फिर हमारी इमोशनल स्टेट कैसी होती है। तो ये फैमिली एनवायरनमेंट ऐसा है कि यहाँ पे ये चीजें बहुत आसानी से धीरे धीरे प्रैक्टिकल मेथड से सिचुएशंस और पीपल, द पर्सन इज इन फैमिली, और उसमें बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी और पर्सन्स आएंगे जब ये चीज एग्रीविएट होती है OCD के केस में, जो प्रॉब्लम्स है, तो बहुत लेवल तक बिहेवियर मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट किया जा सकता है घर में, जिसमें कि उसको एक अवेयरनेस क्रिएट की जाती है, और इमोशन रेगुलेशन की ट्रेनिंग घर में बहुत अच्छे से दी जा सकती है कि जो हमारा योगा है, जी मेडिटेशन। बस मैं अल्टीमेटली एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट का समय है। अगर OCD का ट्रीटमेंट सही समय पे ना हो तो क्या समस्याएं हो सकती हैं? एक बहुत बड़ा वो ज्वलंत समस्या, सवाल। हाँ, अगर बहुत अगर ज्यादा। हम ओसीडी अगर निग्लेक्टेड हो जाए तो नेचुरली उनका जो पर्सनल लाइफ है, अगर बच्चे स्कूल में हैं तो उनका परफॉर्मेंस कम होने लगेगा, क्योंकि वो अपने इन्हीं रिपीटेटिव थॉट में ज्यादा टाइम देने लगेंगे, तो वो हैम्पर होगा। अगर व्यक्ति ऑक्यूपेशन में है तो वहां वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, अपने पर्सनल लाइफ को निग्लेक्ट करेगा, क्योंकि वो अपने रिचुअल्स में ज्यादा टाइम देता है, अपने थॉट्स में ज्यादा टाइम देता है। तो उसके जो वेलबींग है हर